तो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज हम लोग लेके आ चुके हैं साइंस यानी कि विज्ञान का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है 50 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो से रहने वाला है। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है, यानी कि बिल्कुल न्यू पैटर्न पर यहाँ पे सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप हमें जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस का आंसर, ताकि हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी कोई यहाँ पे लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है। ठीक है, यानी कि जब भी सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो उस समय सूर्य का गोला दिखता है कैसा, गोलाकार दिखता है या फिर अंडाकार दिखता है या फिर चपटा दिखता है या फिर घनाकार दिखता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है दोस्तों, चपटा दिखता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि सूर्य समय कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न एक रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 1 मिनट का या फिर 2 मिनट का या फिर 3 मिनट का, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 4 मिनट का। ठीक है, तो फ्रेंड वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग अंतर कितने मिनट का होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य जो होते हैं ना दोस्तों ये इसके प्रकाश में 7 रंगों का सम्मिश्रण होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे आपको बताना है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। यानी कि जब सूर्यास्त होते हैं और यहाँ पे जब सूर्य उदय होते हैं ना उस समय सूर्य कैसी दिखता है वही आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पीला या फिर लाल या फिर नीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है काला। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है, लाल दिखता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होते हैं ना सबसे ज्यादा होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से आप हमें फटाफट से लाइव चैट में यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न एक रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आकाश धुआयुक्त होते हैं या फिर जलवाष्प युक्त होते हैं या फिर धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है, या फिर इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, तो धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होने के कारण ये आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला प्रतीत होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है सफेद या फिर पीला या फिर हरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है लाल। ठीक है,
यानी कि यदि प्रकिरणित करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक होना तो प्रकिरणित प्रकाश कैसा कलर का होगा, श्वेत कलर का होगा, यानी कि व्हाइट कलर का होगा। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सूर्य का प्रकाश का कलर कैसा होता है, श्वेत होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लाल या फिर नीला या फिर पीला और ऑप्शन डी में आपका दिया गया नारंगी। ठीक है, तो फ्रेंड वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर कैसा प्रतीत होता है, तो नीला प्रतीत होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि तरंगदैर्ध्य को हम लोग जो है ना किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया कैंडला के रूप में या फिर जूल के रूप में या फिर एम्पियर के रूप में और ऑप्शन डी में आपका दिया गया एंगस्ट्रम के रूप में। ठीक है, तो फ्रेंड तरंगदैर्ध्य को जो है ना सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखाई देती है क्योंकि ये परावर्तित करती है, यानी कि कौन से रंग को परावर्तित करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया हरे वर्ण को या फिर लाल वर्ण को या फिर पीले वर्ण को और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पेड़ की पत्तियां होती है ना हमें कैसा दिखाई देता है, हरे वर्ण यानी कि हरे कलर का दिखाई देता है। और ये कौन सा कलर को परावर्तित करता है, तो ये जो है ना दोस्तों हरे वर्ण को परावर्तित करता है। और दोस्तों पत्तियों में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना उसका पत्ती हरा किसके कारण से प्रतीत होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण प्रतीत होते हरा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया पीला या फिर बैंगनी या फिर काला और ऑप्शन डी में आपका दिया गया नीला। ठीक है, तो फ्रेंड लाल गुलाब को अगर आप हरे प्रकाश में देखते हैं ना तो आपको कैसा दिखेगा, तो काला प्रतीत होगा। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राइमरी यहाँ पे कलर आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लाल या फिर नीला या फिर हरा और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है ए बी सी तीनों। ठीक है, तो फिर हम आपको बता देते हैं प्रकाश के जो प्राथमिक वर्ण होते हैं ना क्या क्या होते हैं, लाल होते हैं, नीला होते हैं और हरा होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, प्रकाश का प्राइमरी कलर होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। विचलन का अर्थ होता है झुकाव। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लाल या फिर पीला या फिर नीला और ऑप्शन डी में आपका दिया बैंगनी। यानी कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं कुछ इस प्रकार तो पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है वर्ण विक्षेपण के बाद। ठीक है, तो जो सबसे नीचे कलर होता है ना कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर होता है। ठीक है, और दोस्तों सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सा रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, तो ये बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यानी कि सबसे यहाँ पे ज्यादा होता है, न्यूनतम यहाँ पे पूछा जा रहा है। यानी कि सबसे कम कौन सा कलर का यहाँ पे प्रकीर्णन होगा, तो लाल रंग का विचलन क्या होगा दोस्तों, सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है लाल रंग, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होते हैं ना सबसे ज्यादा होते हैं और यही लाल रंग का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, खतरे के सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बिना छितराए जो है ना अधिकतम दूरी तय करती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पुतली के द्वारा या फिर दृष्टि पटल के द्वारा या फिर पक्षमाभी के द्वारा या फिर परितारिका के द्वारा। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है ना, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभी के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये प्रश्न ये करा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों जो भी व्यक्ति बाइफोकल लेंस का उपयोग हम लोग कब करते हैं, जब व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, और ये बेलनाकार लेंस का उपयोग तब करते हैं जब व्यक्ति को अमितुकता हो जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराए कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया नरम लोहा या फिर इस्पात या फिर निकेल, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो उपयुक्त पदार्थ होते हैं ना, कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो नरम लोहा का उपयोग करते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए हम लोग कौन सा पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो इस्पात का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया विद्युत परिपथ या फिर विद्युत धारा पथ या फिर विद्युत विभव पथ या फिर विद्युत शक्ति पथ। ठीक है, तो किसी भी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल का क्या संबंध है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया दोनों की चाल समान है, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया गया विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होता है, या फिर प्रकाश की चाल विद्युत धारा से कम होता है, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया गया है सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो फ्रेंड विद्युत धारा की चाल जो प्रकाश की चाल में क्या संबंध होते हैं, दोनों की चाल क्या होते हैं, सिमिलर यानी कि समान होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धारा का परिमाण में वृद्धि या फिर धारा का परिमाण में की कमी या फिर धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड रियो स्टेट का क्या उद्देश्य होते हैं, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग किस प्रकार जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और दोस्तों जो आपका एमीटर होते हैं ना इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं। बिल्कुल वीडियो को यहाँ पे शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बिजली की फ्यूज का तार बना होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया टीन का या फिर तांबे का, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया तांबे और टीन दोनों का, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड बिजली के जो फ्यूज होते हैं ना उसका तार किसका बना होता है, तो तांबे और टिन का सम्मिश्रण होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है। यानी कि जो तंतु होते हैं ना किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया कूलम या फिर वोल्ट या फिर एम्पियर,
या फिर ओम। तो फ्रेंड ये जो विभवांतर होते हैं ना, इसका जो ऐसे मात्रक होते हैं ना, क्या होते हैं, वर्ल्ड होते हैं। या फिर विद्युत विभव का भी ऐसा मात्रक क्या होते हैं, वर्ल्ड ही होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, एम्पीयर होते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि शुष्क सेल में, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना किस धातु का होता है, यानी कि किस धातु का बना होते हैं शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको कार्बन का, या फिर जस्ता का, या फिर तांबा का। और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड जो शुष्क सेल होते हैं ना, इसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होते हैं ना किसका बना होता है, जेडाइड यानी कि जास्ता का बना होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड जो है ना किस धातु का बना होता है, वही आपको बताना है, कॉपर का बना होता है या फिर जस्ता का बना होता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कार्बन का या फिर लोहे का, ठीक है। तो फ्रेंड शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होते हैं ना किस धातु का बना होता है, तो कॉपर का बना होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया चूना पत्थर या फिर खड़िया या फिर संगमरमर। और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फ्रेंड यहाँ पे जो विजातीय यौगिक होगा ना, कौन होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस पदार्थ को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होते हैं। तो जिप्सम को गर्म करने पर किसका निर्माण होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2 होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना इसे आपको याद होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2 होता है। यानी कि इसमें जो है ना 1/2 रवा जल होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रण करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या फिर उष्माक्षेपी या फिर अवक्षेपण या फिर अपचयन। तो फ्रेंड ये देखिएगा सांद्र अम्ल और क्षारक को जल के साथ मिश्रण करने पर जो है दोस्तों ये किस तरह का अभिक्रिया होता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया CO2 के कारण या फिर SO2 के कारण या फिर CO3 या फिर Cl2 के कारण, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो अम्लीय वर्षा होती है ना किसके कारण होती है, SO2 के कारण होती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का जो pH मान क्या हो सकता है, ठीक है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अम्ल जो होते हैं ना ये क्या करते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करते हैं, अम्ल। और दोस्तों ये अम्ल का pH मान कितने होते हैं, 7 से कम होते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 7 से कम है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 7 से कम, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड जो बेकिंग सोडे होते हैं ना, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, NaHCO3 होती है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो मार्बल होते हैं ना दोस्तों, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं, CaCO3 होते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस में रवाजल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं ना, इसमें कितने रवाजल होते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हम आपको अभी भी बताए, तो क्या होता है CaSO4H2 होता है। तो इसमें जो रवाजल होते हैं ना दोस्तों 1/2 यानी कि आधा भाग क्या होते हैं, रवाजल होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ना ए मतलब बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, CaSO4H2 होता है। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ना कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से आप हमें लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया विरंजक चूर्ण या फिर कैल्शियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जल, ठीक है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस से प्रवाह करते हैं उसका तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि लोहा निम्न में मतलब लोहा जो है ना निम्न में किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो लोहा होते हैं ना किस धातु को उसके लवण से विस्थापित यानी कि अलग कर देते हैं। तो कॉपर को जो है ना विस्थापित कर देते हैं क्योंकि लोहा कॉपर धातु से उनके लवण को विस्थापित करने का क्षमता पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं। तो फ्रेंड जो सिल्वर होते हैं और कॉपर होते हैं ये उष्मा के क्या होते हैं, सबसे अच्छा चालक होते हैं यानी कि सबसे अच्छा क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेड उष्मा का क्या होते हैं। दोस्तों फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। जो लेड होते हैं ना ये उष्मा का क्या होते हैं, अचालक होते हैं। क्या होते हैं, अचालक। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है। यानी कि किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से किसके साथ रिएक्ट करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया गर्म जल के साथ या फिर ठंडे जल के साथ या फिर भाप के साथ, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है सभी के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना ये ठंडे जल के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट करते बहुत तेजी से। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि किस धातु को जो है ना चाकू से काटा जा सकता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम, और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों लिथियम को भी हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम या फिर निकेल, ठीक है। तो फ्रेंड काफी सिंपल प्रश्न है। तो कौन ऐसा धातु है, कौन ऐसा मेटल है जो जल में डालने पर क्या होती है दोस्तों, तैरने लगती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो आपका कैल्शियम होते हैं ना इसको जल में डालेंगे तो क्या होती है, तैरने लगती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि आप देखिएगा ध्यानपूर्वक कि ये जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं ना इनमें कौन विद्युत का सुचालक है यानी कि गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए हीरा और ग्रेफाइट में जो विद्युत का जो गुड कंडक्टर होते हैं ना ग्रेफाइट होते हैं। ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु होते हैं, ये अपवाद होते हुए भी क्या होते हैं, ये एक प्रकार का विद्युत का सुचालक होते हैं यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन के अप्रूप क्या क्या हो सकते हैं, ग्रेफाइट होते हैं और हीरा होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का कौन सा अप्रूप जो है ना अधिक कठोर होता है, ठीक है। कार्बन का कौन सा अप्रूप सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो ये हीरा जो होते हैं ना दोस्तों सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। और दोस्तों ये हीरा का पूर्णांक कितना होते हैं, 2.42 होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी कि किससे जो है ना अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड से या फिर कैथोड से या फिर अपघटय या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो फ्रेंड जब भी विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो अशुद्ध धातु होते हैं ना, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट जो होते हैं ना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, या फिर एल्यूमिनियम का, फिर बेरियम का। ठीक है, तो फ्रेंड जो बॉक्साइट होते हैं ना किस धातु का अयस्क होते हैं, तो ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का एक अयस्क चिली सल्टपीटर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भारत में, या फिर दक्षिण अमेरिका में, या फिर आपका तमिलनाडु में, या फिर झारखंड में। ठीक है, तो सोडियम का एक अयस्क चिली सल्टपीटर जो पाए जाते हैं ना ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड जो सोडियम होते हैं ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं, क्योंकि ये जो ना दोस्तों वायु से रिएक्ट कर जाते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं सोडियम को। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न लेकर आएगी विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन परिष्करण में जो अशुद्ध धातु होते हैं ना, मतलब वैसे प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं साथ मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं यहाँ पे बॉक्साइट भी है, सोडियम भी है, यानी कि वैसे प्रश्न यहाँ पे गलती से रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर के जो अयस्क होते हैं दोस्तों इसके नाम क्या हो सकते हैं, तो सल्फाइड हो सकते हैं। सल्फर के अयस्क क्या हो सकते हैं, सल्फाइड, यानी कि पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो कॉपर के अयस्क हो सकते हैं ना क्यूपराइड हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना फाइनली 1 से लेकर 50 तक काफी महत्वपूर्ण फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं, और ये सभी प्रश्न जो है स्पेशली वायरल प्रश्न था। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम आपको बताए ना ये सारा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे। आप जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। देखिएगा सभी विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न का PDF लेने के लिए आप गूगल पे सिंपली सर्च कीजिए measuretargets.com। ठीक है, इसको सर्च कीजिए, आपको जो है ना काफी सारे बेनिफिट, मतलब काफी सारे वहां पे जो है ना PDF मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, और इनके साथ साथ ये भी बताइएगा दोस्तों कि 1 से लेकर 50 तक आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप इसी वीडियो में जल्दी से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, काफी सिंपल प्रश्न है कि सिनेबार किसका अयस्क है, जस्ता का, एल्यूमिनियम का, फिर यहाँ पे आपका पारा का हो जाएगा, या फिर कैल्शियम का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी लगता है तो जल्दी से जाइए फटाफट से बताइएगा। और इनके साथ साथ जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे आपका 6 बजे शाम वाला क्लास में, जो कि काफी धमाकेदार क्लास होगी। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।